हेलो दोस्तों, नमस्कार। धीरज टेक में आपका स्वागत है। तो आज हम लोग एड्यूटेरिया बिहार दरोगा प्रारंभिक परीक्षा 2025 वॉल्यूम 2 का प्रैक्टिस सेट आज हम लोग तीसरा करने वाले हैं, जो आपको स्क्रीन पे दिख रहा होगा। तो वीडियो शुरू करने से पहले आप सबसे एक छोटा सा रिक्वेस्ट है कि आप अगर हमारे चैनल पे अभी तक नए हैं तो प्लीज चैनल को लाइक और सब्सक्राइब कर दीजिए और बेल आइकन को प्रेस कीजिए ताकि न्यू अपडेट मिलता रहे। तो चलते हैं प्रैक्टिस सेट तीसरा का पहला क्वेश्चन की ओर। और पहला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर ये रहा। पहला क्वेश्चन है, किसी वस्तु के रेखीय संवेग में परिवर्तन की दर उस पर लगने वाले खाली स्थान के समानुपाती होती है। तो किसके समानुपाती होती है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, बल के समानुपाती होती है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर सेकेंड में है, प्रकाश के संबंध में असत्य कथन को पहचाने। ठीक है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। इसका राइट आंसर हो जाएगा क्या? ऑप्शन सी। एक माध्यम से दूसरे माध्यम में जाने पर इसकी आवृत्ति बदलती है। ठीक है, प्रकाश की आवृत्ति एक माध्यम से दूसरे माध्यम में जाती है तो इसका जाती है तब इसका आवृत्ति क्या होती है? बदल जाती है। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। सॉरी, असत्य को पहचान करना है तो इसमें असत्य होगा ऑप्शन सी। यानी कि जब एक माध्यम से दूसरे माध्यम में जाती है तो इसकी आवृत्ति में कोई चेंजिंग नहीं होती है। लेकिन ए में है कि यह विद्युत चुंबकीय तरंग है। सही है, प्रकाश जो है एक विद्युत चुंबकीय तरंग है। बी में है इसका वर्ण विक्षेपण होता है। हाँ ठीक है, प्रकाश का भी वर्ण विक्षेपण होता है। और डी में है सीधी रेखा में गमन करने के कारण यह प्रतिबिंब एवं छाया बनाता है। बात यह भी सही है कि प्रकाश सीधी रेखा में गमन करती है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर थर्ड में है, निम्न में से कौन सी अनुचुंबकीय पदार्थ है? ठीक है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, एल्यूमिनियम। एल्यूमिनियम जो है अनुचुंबकीय पदार्थ है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 में है, जब कोई पिंड मुक्त रूप से पृथ्वी की ओर गिरती है तो इसकी कुल ऊर्जा में क्या परिवर्तन होती है? तो इसका कुल ऊर्जा क्या होगी? तो अपरिवर्तित रहती है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 में है, एक किरणों के विषय में कौन सा कथन सही नहीं है? यानी कि इसमें कौन सा कथन गलत है उसको पहचान करना है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, विद्युत क्षेत्र या चुंबकीय क्षेत्र द्वारा विक्षेपित नहीं हो सकती है। एक किरण जो है विद्युत क्षेत्र या चुंबकीय क्षेत्र द्वारा विक्षेपित नहीं हो सकती है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 में है, चुंबकीय बल रेखाओं के गुण के संबंध में सही कथनों की चयन कीजिए। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, केवल 1 और 4 इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। तो एक में क्या दिया है कि बल की चुंबकीय रेखाएं कभी भी प्रतिच्छेदित नहीं करती है। बल की चुंबकीय रेखाएं कभी भी प्रतिच्छेदित नहीं कर सकती है। तो ये कथन जो है सही है। ठीक है, और नेक्स्ट में है 4 नंबर, बल की चुंबकीय रेखाएं चुंबक के पिंड तक फैली हुई निरंतर वक्र में बंद रहती है। तो यह भी सही है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, केवल 1 और 4। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 में है, नशे में धुत होकर गाड़ी चलाने वालों के लिए स्वास्थ्य विश्लेषण परीक्षण में उपयोग किया जाता है और उस यौगिक का नाम क्या है? क्वेश्चन एक बार फिर से सुन लीजिए। नशे में धुत होकर गाड़ी चलाने वाले के लिए स्वास्थ्य विश्लेषण परीक्षण में उपयोग किए जाने वाले यौगिक कौन सा है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। ऑप्शन ए इसका राइट आंसर हो जाएगा K2Cr2O7। K2Cr2O7 इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 में है, निम्न कथनों पर विचार कीजिए तथा निम्न संदर्भों में कौन सा सही है वो बताना है। ए में है, नमक और बर्फ के मिश्रण से 0 डिग्री सेल्सियस से नीचे का तापमान प्राप्त होता है। तो ये सही है। ठीक है, ये सही है, कथन ये सही है। क्या है एक बार फिर से पढ़ देते हैं। नमक और बर्फ के मिश्रण से 0 डिग्री सेल्सियस से नीचे का तापमान प्राप्त होता है, ये भी सही है। और आर में है, कारण आर दिया हुआ है कि नमक बर्फ के हिमांक के बढ़ा देता है। तो ये गलत है, बढ़ाता नहीं है, घटा देता है। इसीलिए इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए सही है, परंतु आर गलत है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 9 में है, एक रेडियोधर्मी पदार्थ की अर्ध आयु 10 दिन है, इसका अभिप्राय क्या हो सकता है? ठीक है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, पदार्थ 3/4 भाग का विघटन 20 दिनों में हो जाएगा। इसे एक बार फिर सुन लीजिए। अगर रेडियोधर्मी पदार्थ अर्ध आयु 10 दिन का है तो इस पर क्या प्रभाव पड़ेगा, इससे क्या अभिप्राय होती है? तो ऑप्शन सी में दिया हुआ कि पदार्थ के 3/4 भाग का विघटन 20 दिनों में ही हो जाएगा। तो इसलिए इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 10 में है,
डाल्टन के परमाणु सिद्धांत के अनुसार निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य नहीं है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, सभी पदार्थ के परमाणु सभी मायनों में समान होते हैं। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। तो इसमें सत्य कथन नहीं है वो पहचान करना, तो इसमें ये सत्य नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 11 में है, निम्नलिखित में से कौन सा कथन क्षार के विषय में सही है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। ऑप्शन बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। यह कड़वा होता है एवं लाल लिटमस के नीले रंग में बदल देता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 12 में है, सूची 1 को सूची 2 के साथ सुमिलित करना है और एक तरफ जंतु दिया हुआ और किस संघ से है वो दिया हुआ, यानी कि सूची 1 में जंतु दिया हुआ, सूची 2 में दिया हुआ संघ। तो एस्काइरिस किस संघ से संबंधित है? तो ये हो जाएगा सूत्रकृमि संघ से, जो 3 नंबर में है। तो इसका हो जाएगा 1 का 3 हो जाएगा। बी में दिया हुआ है मलेरिया परिजीवी किससे संबंधित है? तो आदि जंतु प्रोटोजोआ से, यानी कि प्रोटोजोआ इसका 4 नंबर में है। और घरेलू मक्खी किससे संबंधित है? तो संधिपाद संघ यानी कि आर्थ्रोपोडा से। मक्खी किससे संबंधित है? तो आर्थ्रोपोडा से। और गाय किससे संबंधित है? तो स्तनपायी वर्ग यानी कि मैमेलिया से। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 3, 4, 2 तथा 1 इसका राइट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। 3, 4, 2, 1, 3, 4, 2 किसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 13 में है, किस कारण से ईथर की थोड़ी सी मात्रा भी हथेली पर ठंडक प्रदान करती है? इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, बाष्पीकरण के कारण। बाष्पीकरण के कारण इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 14 में है, मनुष्य में भोजन के पाचन की प्रक्रिया खाली स्थान में शुरू होती है और खाली स्थान में पूर्ण होती है। कहने का मतलब कि मनुष्य की भोजन के पाचन की प्रक्रिया कहाँ से शुरू होती है और कहाँ पाचन पूर्ण रूप से होता है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। इसका राइट आंसर हो जाएगा मुंह से शुरू होती है और छोटी आंत में जाकर के इसकी पाचन हो जाती है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। नेक्स्ट क्वेश्चन पर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 15 में है, खाद्य श्रृंखला क्या है? खाद्य श्रृंखला क्या है? तो एक जीव से दूसरे जीव की खाद्य स्थानांतरण होना। ठीक है, एक जीव से दूसरे जीव में खाद्य का स्थानांतरण होना। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। नेक्स्ट क्वेश्चन पर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 16 में है, मासिलिया, फर्न और हॉर्नटेल निम्नलिखित में से किस पादप समूह के उदाहरण है? इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, टेरिडोफाइटा इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगर पूछ देगा कि मासिलिया, फर्न और हॉर्नटेल निम्नलिखित में से किस पादप समूह के उदाहरण है, तो टेरिडोफाइटा के उदाहरण है। नेक्स्ट क्वेश्चन पर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 17 में है, निम्नलिखित में से कौन सा लार का लाभ नहीं है? ठीक है, सलाइवा जिसको बोलते हैं, लार को इंग्लिश में क्या बोलते हैं? तो सलाइवा बोलते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा लार का लाभ नहीं है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, या शरीर में आरसीबी की वृद्धि करती है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। नेक्स्ट क्वेश्चन पर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 18 में है, यदि माइटोकॉन्ड्रिया का काम करना बंद कर दे तो कोशिका में कौन सा कार्य नहीं कर सकेगा, यानी कि कोशिका में कौन सा कार्य नहीं हो सकेगा? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, भोजन का ऑक्सीकरण नहीं हो पाएगा। अगर मानव शरीर में माइटोकॉन्ड्रिया काम करना बंद कर दे तो भोजनों का ऑक्सीकरण बंद हो जाएगा। तो इसीलिए इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी। नेक्स्ट क्वेश्चन पर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 19 में है, डेसिमल से बाइनरी में संख्या को परिवर्तन करने वाली युक्ति क्या है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, एनकोडर इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 20 में है, थायमिन किस विटामिन का रासायनिक नाम है? थायमिन किस विटामिन का रासायनिक नाम है? तो विटामिन B1 इसका राइट आंसर हो जाएगा। विटामिन B1 का रासायनिक नाम क्या है? तो थायमिन। अगर पूछ दे विटामिन B12 का रासायनिक नाम क्या है? तो साइनोकोवालिन। ठीक है, साइनोकोवालिन विटामिन B12 का अगर पूछ दे तो साइनोकोवालिन हो जाएगा। और विटामिन B2 को पूछ दे तो राइबोफ्लेविन हो जाएगा। और विटामिन B6 का पूछ दे तो पायरोडॉक्सिन हो जाएगा। तो इसलिए एक्स्ट्रा फैक्ट में ये सब भी विटामिन का जितना भी नाम है उसका रासायनिक नाम आप लोग याद कर लीजिएगा। और इस क्वेश्चन के अनुसार से विटामिन B1 का नाम हो जाएगा थायमिन। ठीक है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 21 में है, विश्व का सबसे बड़ा बौद्ध मंदिर कहाँ स्थित है? इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, इंडोनेशिया में। इंडोनेशिया में बौद्ध मंदिर जो है सबसे बड़ा है विश्व का। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन करवाते हैं। क्वेश्चन नंबर 22 में है, प्यूनिक युद्ध खालिस्तान के बाद लड़े गए थे, यानी कि प्यूनिक युद्ध
किसके किसके बीच लड़े गए थे? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा रोम और कार्थेज। रोम और कार्थेज इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 23 में है निम्नलिखित में से राष्ट्र साक्ष्य किस पुरापाषाणिक स्थल से मिलता है? क्वेश्चन एक बार फिर से सुन लीजिए। निम्नलिखित में से राष्ट्र के साक्ष्य किस पुरापाषाणिक स्थल से मिलता है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी कुरनूल गुफा से। कुरनूल गुफा इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 24 में है हड़प्पा स्थल किस नदी के तट पर अवस्थित है? ठीक है, हड़प्पा स्थल किस नदी के तट पर स्थित है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी रावी नदी के तट पर हड़प्पा स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 25 में है ऋग वैदिक जूडो के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी युद्ध में जीता गया धन केवल सरदारों और पुरोहितों में बांटा जाता था। तो ये क्या है? सही नहीं है, क्योंकि युद्ध में जीता गया धन केवल सरदारों और पुरोहितों में नहीं बांट करके सभी में बांटा जाता था और राजा महाराजा के पास ये भेज दिया जाता था। नेक्स्ट क्वेश्चन पर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 26 में है मौर्य प्रशासन से जुड़े निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए और उपयुक्त कथनों में से कौन सा कथन सही है वो बताना है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी सभी सही है। तो एक में क्या है? मौर्य शासक आवागमन के महत्वपूर्ण मार्गों पर नदियों पर नियंत्रण रखने का प्रयास करते थे। तो ये भी सही है, आवागमन के लिए इन्होंने नदियों पर ही नियंत्रण रखते थे। ठीक है, और दो में है मौर्य प्रशासन के छोटे क्षेत्र या प्रांत पर तक्षशिला या उज्जैन जैसी प्रांतीय राजधानियों का शासन किया जाता था। तो ये भी सही है। और तीसरा में है प्रदेशों में रहने वाले लोग मौर्य अधिकारियों को नजराना भेंट किया करते थे। तो ये भी सही है। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी इनमें से सभी सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 27 में है सूची 1 को सूची 2 से सुमिलित कीजिए तथा सूचियों के नीचे दिए गए कूट का प्रयोग करके सही उत्तर को चुनना है। तो एक में दिया हुआ है सूची 1 में और सूची 2 एक तरफ दिया हुआ है। इसमें है कि विशाख दत्त किससे संबंधित है? ठीक है, तो विशाख दत्त किससे संबंधित है? तो नाट्य से संबंधित है, 2 नंबर हो जाएगा। और ब्राह्मीर किससे संबंधित है? तो खगोल विज्ञान से, 3 नंबर में हो जाएगा इनका। और चरक किससे संबंधित है? तो चिकित्सा से, तो 1 नंबर में हो जाएगा। और ब्रह्मागुप्त किससे संबंधित है? तो मैथ से, गणित से। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 2 3 1 4 2 3 तथा 1 4 इसका राइट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन 1 इसका राइट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन ए इसका राइट आंसर हो जाएगा 2 3 1 4। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 28 में है दिल्ली के सल्तनत के अंतर्गत गैरीसन शहर का निर्माण किसके लिए किया जाता है? क्वेश्चन एक बार फिर से सुन लीजिए। दिल्ली सल्तनत के अंतर्गत गैरीसन शहर का निर्माण किसके लिए किया जाता है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी सैनिक के टुकड़ियों में रहने के लिए बने मजबूत किले बंद शहर। ठीक है, क्वेश्चन एक बार फिर से सुन लीजिए। दिल्ली के सल्तनत के अंतर्गत गैरीसन शहर का निर्माण किसके लिए किया जाता था? सैनिक के टुकड़ियों के रहने के लिए बने मजबूत किले या बंद शहर। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 29 में है औरंगजेब के किस पुत्र ने उसके विरुद्ध विद्रोही किया जिसमें उसमें मराठों और दक्कन की सल्तनत का सहयोग मिला? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी अकबर इसका राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन एक बार फिर से सुन लीजिए। औरंगजेब के किस पुत्र ने उसके विरुद्ध विद्रोह किया जिसमें उसे मराठों और दक्कन की सल्तनत का सहयोग मिला? इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी अकबर इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 30 में है 1922 में गांधी जी के सजा सुनाने वाले जज कौन थे? ठीक है, 1922 में गांधी जी को सजा सुनाने वाले जज कौन थे? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन है जस्टिन सीएन ब्रूमफील्ड। ठीक है, जस्टिन ब्रूमफील्ड जो थे 1922 में गांधी जी को सजा सुनाने वाले वकील थे। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 31 में है निम्न में से किस सिख गुरु ने खालसा पंथ की स्थापना की थी? ठीक है, निम्न में से किस सिख गुरु ने खालसा पंथ की स्थापना की थी? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन है गुरु गोविंद सिंह ने खालसा पंथ की स्थापना की थी। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 32 में है हरिजनों की अक्षमता के लिए ऊंची जातियों के जिम्मेदार है। ठीक है, यह कथन किसका है? क्वेश्चन एक बार फिर से सुन लीजिए। हरिजनों की अक्षमता के लिए ऊंची जातियों जिम्मेदार है, यह कथन किसका है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी एच.जे. खांडेकर इसका राइट आंसर हो जाएगा। एच.जे. खांडेकर ने कहा था कि हरिजनों की अक्षमता के लिए
ऊंची जातियां जिम्मेदार है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 33 में है, राजा राम मोहन राय के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन असत्य है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, असहयोग आंदोलन। असहयोग आंदोलन जो था ये गलत है। तो इस एक में क्या है, माफ कीजिएगा, 33 का यह नहीं है, 33 का ऑप्शन ए हो जाएगा। 33 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। इन्होंने मूर्ति पूजा तथा धार्मिक अनुष्ठानों का समर्थन किया था। ठीक है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 34 में निम्नलिखित में से 1920 ईस्वी में नागपुर अधिवेशन के किस आंदोलन का प्रस्ताव पारित किया गया था? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, असहयोग आंदोलन का। ठीक है, इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, असहयोग आंदोलन। निम्नलिखित में से 1920 के नागपुर अधिवेशन में किस आंदोलन का प्रस्ताव पारित किया गया था? तो असहयोग आंदोलन का प्रस्ताव पारित किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 35 में है, निम्नलिखित क्रांतिकारियों में से कौन सी काकोरी षड्यंत्र के से जुड़े नहीं थे? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, भगत सिंह जो थे वो काकोरी कांड षड्यंत्र से नहीं जुड़े हुए थे। तो इसमें कौन कौन जुड़े हुए थे, एक्स्ट्रा फैक्ट ये याद रखिए। तो राम प्रसाद बिस्मिल जो थे काकोरी कांड षड्यंत्र से संबंधित थे, रोशन सिंह भी थे, और अशफाकुल्ला खां भी जो थे काकोरी षड्यंत्र से संबंधित थे। तो काकोरी कांड कब हुआ था? तो 1925 ईस्वी में। 1925 ईस्वी में। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 36 में है, भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान किन किन जगहों पर समांतर सरकार की स्थापना की गई थी? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, 1, 2 और 3। 1, 2 और 3 यानी कि बलिया, तामलुक, सतारा, ये तीनों जगह समांतर सरकार की स्थापना की गई थी भारत छोड़ो आंदोलन के समय। तो भारत छोड़ो आंदोलन कब हुआ था? तो 8 अगस्त 1942 को, 8 अगस्त 1942 को भारत छोड़ो आंदोलन स्टार्ट हुआ था। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 37 में है, माउंटबेटन योजना निम्नलिखित में से किससे संबंधित है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन है, देश की विभाजन से। पूछ दे कि देश की विभाजन से कौन सी ब्रिटिश सरकार संबंधित था? तो माउंटबेटन योजना, उस योजना का क्या नाम था? तो माउंटबेटन योजना देश की विभाजन से संबंधित था। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 38 में है, निम्नलिखित युगों में से कौन सा सुमिलित नहीं है? इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, लॉर्ड किंग भारतीय शिक्षा का मगरा काटा कहा जाता है। नहीं, ये गलत हो जाएगा। इसमें कौन सुमिलित नहीं है वो बताना है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 39 में है, प्रस्तावना में वर्णित संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न शब्द किससे अभिप्राय है? इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, ऐसी व्यवस्था जहां भारतवर्ष किसी भी आंतरिक अथवा बाह्य सत्ता से पूर्ण रूप से स्वतंत्र हो गए थे। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 40 में है, निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प मौलिक अधिकारों का सबसे सटीक वर्णन है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, संविधान द्वारा प्रदत्त सुरक्षित समस्त अधिकार। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 41 में है, निम्नलिखित में से किस संदर्भित संबंध केंद्रीय बजट से है? ठीक है, क्वेश्चन एक बार फिर से सुन लीजिए, निम्नलिखित में से किसका संदर्भित संबंध केंद्रीय बजट से है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन है, कटौती प्रस्ताव का। कटौती प्रस्ताव का जो है केंद्रीय बजट से संबंधित है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 42 में है, निम्नलिखित युग्मों पर विचार कीजिए और अनुसूची 1 को अनुसूची 2 के साथ ये सम्मिलित कीजिए और कौन सा कथन गलत है और कौन सा सही है वो बताना है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, केवल 1 और 2। केवल 1 और 2 जो है सही है। तो इसमें क्या है, चौथी अनुसूची किससे संबंधित है? तो राज्य और संघ राज्य क्षेत्रों के लिए राजभाषा से सीटों से आवंटन से संबंधित है। तो इसका हो जाएगा 1, ये सही है। और 2 में है छठी अनुसूची, सॉरी माफ कीजिएगा, तीसरा में है 10वीं अनुसूची संसद के सदस्यों की निरापत्ता से संबंधित है। तो ये भी सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात है। क्वेश्चन नंबर 43 में है, ग्राम सभा के संबंध में कौन सा कथन सत्य है? इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, जिसका नाम गांव की मतदाता सूची में हो उपयुक्त सभी। ठीक है, जिसका नाम गांव की मतदाता सूची में हो वो सभी।
ग्राम सभा के संबंध में कौन सा कथन सत्य है, यानी कि ए भी गलत है, बी भी गलत है, सी भी गलत है, डी सही है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, इसमें सही का पहचान करना था। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 44 में है, सूची 1 को सूची 2 से सुमिलित कीजिए और नीचे दिए गए कूट का प्रयोग करके सही उत्तर को चुनिए। सूची 1 तरफ दिया हुआ है राज्य का नाम और दूसरी तरफ है सूची 2 राज्यसभा के सदस्यों की संख्या, यानी कि गुजरात में राज्यसभा सदस्यों की संख्या कितनी है, तो 11। ठीक है, तो 2 नंबर में दिया हुआ है गुजरात में राज्यसभा सदस्यों की संख्या कितनी है, 11। कर्नाटक में राज्यसभा के सदस्यों की संख्या कितनी है, तो 12। ठीक है, और ओडिशा में राज्यसभा सदस्यों की संख्या, बिहार में राज्यसभा सदस्यों की संख्या कितनी है, तो 1। और उड़ीसा में राज्यसभा सदस्यों की संख्या कितनी है, तो 10। एक बार फिर से सुन लीजिए, कौन सा राज्य में कितने राज्यसभा सदस्यों की संख्या है। अगर कोई देखिए गुजरात में राज्यसभा सदस्यों की संख्या कितनी है, तो 11। कर्नाटक में राज्यसभा सदस्यों की संख्या कितनी है, तो 12। और बिहार में राज्यसभा सदस्यों की संख्या पूछ दे तो 16। और उड़ीसा में राज्यसभा सदस्यों की संख्या पूछ दे तो कितना है, 10। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 2 3 1 4, 2 3 1 तथा 4 इसका राइट आंसर हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर सी 2 3 4 1 इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 45 में है, निम्नलिखित में से अंतर्राज्यीय परिषद का अध्यक्ष कौन होता है। निम्नलिखित में से अंतर्राज्यीय परिषद का अध्यक्ष कौन होता है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, प्रधानमंत्री को भी अंतर्राज्यीय परिषद का अध्यक्ष हो सकते हैं। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 46 में भारतीय संसद राज्य सूची के किसी भी विषय पर तब कानून बना सकती है जब वह हो सकते हैं उपयुक्त में से एक से अधिक। कहने का मतलब है अंतर्राज्यीय समझौते को प्रभावी बनाने हेतु, यह भी सही है, संबंधित राज्य से सहमति से या राज्य में राष्ट्रपति शासन लागू रहने की अवस्था में, तो राज्य ये एक से अधिक हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 47 में है, निम्न में से कौन राज्यसभा की शक्तियों सीमित है। क्वेश्चन एक बार फिर से सुन लीजिए, निम्न में से कौन राज्यसभा की शक्तियों में सम्मिलित है। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, उपयुक्त में से सभी इसका राइट आंसर हो जाएगा। समान विधेयकों पर विचार कर उन्हें पारित करता है तथा धन विधेयकों के संशोधन प्रस्तावित करती है, संवैधानिक संशोधनों को पारित करती है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, इनमें से सभी। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 48 में है, किसी राज्य के मुख्यमंत्री के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, मुख्यमंत्री राज्य की कार्यपालिका का प्रमुख नहीं हो सकता, होता है। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी। तो इसमें कौन सा कथन सही नहीं है वो चूज करना है। तो मुख्यमंत्री राज्य की कार्यपालिका का प्रमुख होता है तो नहीं होता है। ठीक है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, इसमें गलत का पहचान करना था। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 49 में है, विधानसभा के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य नहीं है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, विधानसभा के एंग्लो समुदाय से एक सदस्य को नामित किया जाता है, तो ये नहीं किया जाता है, ये गलत है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 50 में है, बिहार के इन जिलों को उत्तर से दक्षिण की ओर व्यवस्थित करना है। बिहार में जो जिले हैं उनको उत्तर से दक्षिण की ओर व्यवस्थित करना है ऑप्शन के अनुसार। तो इसमें इसका राइट आंसर हो जाएगा सीतामढ़ी सबसे उत्तर में है, सीतामढ़ी, उसके बाद मुजफ्फरपुर, पटना, जहानाबाद तथा लास्ट में दक्षिण छोर में कौन है, तो गया। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी। ठीक है, इसी तरह से अगर उल्टा पूछ दे कि उत्तर से दक्षिण की ओर से जाने के लिए तो कौन कौन हो जाएगा, पहले हो जाएगा गया, जहानाबाद, पटना, मुजफ्फरपुर, सीतामढ़ी। तो एक तरफ का याद रहेगा तो दूसरी तरफ का भी खुद ब खुद हो जाएगा। इसीलिए इसमें क्वेश्चन का अनुसार पूछा कि बिहार के इन जिलों को उत्तर से दक्षिण की ओर व्यवस्थित करें, तो उत्तर में सबसे पहले चले जाइए आप, नॉर्थ में सीतामढ़ी, उसके बाद जस्ट नीचे मुजफ्फरपुर, जस्ट उसके बाद पटना, पटना के बाद जहानाबाद, जहानाबाद के बाद गया। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 51 में है, नंटकी यानी कि इंताकी नेशनल पार्क कहाँ स्थित है। इंताकी नेशनल पार्क कहाँ स्थित है, इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन है नागालैंड इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 52 में है, भारत में वन नीति 1952 ईस्वी का संशोधन कब किया गया था। ठीक है, भारत में वन नीति 1952 में जो आया था उसका संशोधन कब किया गया था। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, 1988 ईस्वी में, 1988 इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 53 में है,
वर्ष 2011 की जनगणना के अनुसार भारत का न्यूनतम जनसंख्या घनत्व वाला राज्य कौन है? अगर पूछ दे कि वर्ष 2011 की जनसंख्या अनुसार भारत का न्यूनतम जनसंख्या घनत्व वाला राज्य कौन है, इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, अरुणाचल प्रदेश। अरुणाचल प्रदेश इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 54 में है, निम्नलिखित में से द्वीपों के युग्म में कौन सा एक 10 डिग्री चैनल द्वारा आपस में पृथक किया जाता है? तो 10 डिग्री चैनल द्वारा कौन अलग होता है? तो अंडमान और निकोबार। अंडमान तथा निकोबार जो है 10 डिग्री चैनल से अलग होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 55 में है, पेनगंगा एवं गोदावरी घाटियों के निम्न भागों में मुख्यतः किस प्रकार की चट्टानें पाई जाती है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, कुड़ाप्पा समूह की चट्टानें पाई जाती है। तो कुड़ाप्पा समूह की चट्टानें कहाँ कहाँ पाई जाती है? तो पेनगंगा एवं गोदावरी घाटियों के बीच में। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 56 में है, विश्व प्रसिद्ध कांगड़ा एवं कुल्लू घाटी कहाँ स्थित है? इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, मध्य हिमालय के लघु हिमालय में। मध्य हिमालय के लघु हिमालय में कांगड़ा तथा कुल्लू घाटी स्थित है। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 57 में है, पश्चिमी तटीय मैदान के विभाजन के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सुमिलित नहीं है? इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, केरल कोरोमंडल तट पर। नहीं, ये मलाबार तट से हो जाएगा। तो इसमें कर्नाटक मलाबार तट सही है, महाराष्ट्र कोंकण तट ये भी सही है, गुजरात कठियावाड़ा तट ये भी सही है। तो इसमें केरल कोरोमंडल तट नहीं होकर के मलाबार तट हो जाएगा। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, इसमें गलत का पहचान करना था। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 58 में है, भारत में लावा पठार का अधिकतम मोटाई कितनी मिलती है, यानी कि कितनी होती है? भारत में लावा पठार की अधिकतम मोटाई कितनी मिलती है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा अच्छा, कहाँ मिलती है ये होगा, इसमें गलत लिखा हुआ है। भारत में लावा पठार अधिकतम कहाँ मिलती है, उसकी मोटाई सबसे ज्यादा कहाँ मिलती है? तो महाराष्ट्र में। महाराष्ट्र इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 59 में है, काली सीन, शिप्रा, पार्वती एवं बनारस निम्नलिखित में से किस नदी की सहायक नदियां है? इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, चंबल। चंबल इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 60 में है, निम्नलिखित में से कौन सा भारत का सबसे ऊंचा जलप्रपात है? तो कुंचका जलप्रपात भारत का सबसे ऊंचा जलप्रपात है। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 61 में है, पृथ्वी के भूपर पट्टी पर पाए जाने वाले तत्वों का सही क्रम क्या है? इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑक्सीजन, सिलिकॉन, एल्युमिनियम, फेरस, कैल्शियम तथा सोडियम। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 62 में है, निम्नलिखित देशों में से कौन सा भूमध्य रेखा पर अवस्थित है? इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, 2 एवं 3, यानी कि कोलंबिया तथा केनिया जो है भूमध्य रेखा पर अवस्थित है। ठीक है, इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 63 में है, किस प्रकार के ज्वालामुखी उद्गार से दक्कन टैप का निर्माण हुआ है? इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, बेसाल्ट लावा प्रवाह से दक्कन टैप का निर्माण हुआ है। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 64 में है, ऑस्ट्रेलिया निम्नलिखित खनिजों में से किसका सर्वाधिक उत्पादन करता है? ठीक है, ऑस्ट्रेलिया निम्नलिखित खनिजों में से किसका सर्वाधिक उत्पादन करता है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, लौह यस्क का। लौह यस्क इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 65 में है, निम्नलिखित में से किस पारिस्थितिकी तंत्र और जैव विविधता में अधिक पाई जाती है? क्वेश्चन एक बार फिर से सुन लीजिए, निम्नलिखित में से किस पारिस्थितिकी तंत्र में जैव विविधता अधिक पाई जाती है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, उष्णकटिबंधीय वातावरण में अधिक विविधता पाई जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 66 में है, आयात और निर्यात पर लगने वाला कर क्या कहलाता है? तो इनमें से कोई नहीं। आयात और निर्यात पर लगने वाला बल ये निगम कर कहलाता है। तो इसमें आयकर नहीं हो सकता है, सॉरी निगम कर भी नहीं हो सकता है और व्यापार कर भी नहीं हो सकता है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी। तो होता क्या है, आयात और निर्यात कर पर लगने वाला कर क्या कहलाता है? ठीक है, तो ये कहलाता है ये सड़क कर। ठीक है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा सड़क कर, लेकिन इसमें गलत को पहचान करना है, तो इसमें कोई नहीं होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर
67 में है, भारत की राजकोषीय नीति किसके द्वारा प्रतिपादित की जाती है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, वित्त आयोग के द्वारा। वित्त आयोग के द्वारा राजकोषीय नीति आयोग प्रतिपादित की जाती है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 68 में है, नरसिम्हा कमेटी वह निम्नलिखित में से किन सुधारों से संबंधित है? इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, बैंकिंग संरचना से सुधार से संबंधित है। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी। ऑप्शन डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 69 में है, सेबी का मुख्यालय कहाँ स्थित है? तो मुंबई में। मुंबई इसका राइट आंसर हो जाएगा। और अभी वर्तमान में सेबी के अध्यक्ष कौन है? तो तोहिन कांता पांडे। ठीक है, तोहिन कांता पांडे अभी इनके वर्तमान में क्या है? तो अध्यक्ष हैं। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 70 में है, भारतीय नियोजन के वास्तुकार कौन थे? ठीक है, भारतीय नियोजन के वास्तुकार कौन थे? तो पंडित जवाहरलाल नेहरू। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 71 में है, आर्थिक सर्वेक्षण 2024-25 के अनुसार वित्त वर्ष 2024 क्वेश्चन एक बार फिर से सुन लीजिए, थोड़ा सा मिस्टेक हो गया था। आर्थिक सर्वेक्षण 2024-25 के अनुसार वित्त वर्ष 2025 में कृषि क्षेत्र में कितना प्रतिशत वृद्धि का अनुमान लगाया गया है? इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, 3.8%। 3.8% इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 72 में है, नए आयकर की दर के अनुसार 24 लाख से अधिक की आय पर कितना प्रतिशत टैक्स लगाया जा सकता है? ठीक है, अगर 24 लाख से ऊपर आपकी आय है तो आपके ऊपर 30% का टैक्स लगाया जाता है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 73 में है, बिहार के पहले शुष्क बंदरगाह का उद्घाटन कहाँ किया गया? ठीक है, अगर पूछ दे कि बिहार के पहले शुष्क बंदरगाह का उद्घाटन कहाँ किया गया है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, बिहटा में। बिहटा में शुष्क बंदरगाह का उद्घाटन किया गया है, जिसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 74, ट्विटर या एक्स की नई सीईओ किसे नियुक्त किया गया है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा लिंडा याकारिनो को। लिंडा याकारिनो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 75 में है, ऑपरेशन कन्विक्शन किससे संबंधित है? ठीक है, क्वेश्चन एक बार फिर से सुन लीजिए, ऑपरेशन कन्विक्शन किससे संबंधित है? इसका राइट आंसर हो जाएगा यौन उत्पीड़न से, यह भी सही है। धर्म परिवर्तन से, यह भी सही है। तथा गौ हत्या पर रोक लगाने से। ठीक है, इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, 1, 2 तथा 3 इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 76 में है, भारत और ओमान के संयुक्त नौसैनिक अभ्यास नसीम अल बहर का आयोजन कहाँ किया गया? ठीक है, भारत और ओमान के बीच जो संयुक्त नौसैनिक अभ्यास होता है नसीम अल बहर का योजना कहाँ किया गया? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, गोवा। गोवा इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 77 में है, अशोक हॉल का नाम बदलकर क्या कर दिया गया है? इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, अशोक मंडप। अशोक मंडप इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। अगर पूछ दे कि अशोक हॉल का नाम बदलकर क्या कर दिया गया है, तो अशोक मंडप कर दिया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 78 में है, बिहार की कितनी महिलाओं को पद्म पुरस्कार 2025 से सम्मानित किया गया? इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, 2 महिलाओं को पद्म पुरस्कार 2025 से सम्मानित किया गया। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, 2। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 79 में है, स्वप्निल कुशानो जिन्होंने पेरिस ओलंपिक में कांस्य पदक अपने नाम किया, वह किस राज्य से संबंधित है? ठीक है, स्वप्निल कुशाले जिन्होंने पेरिस ओलंपिक में कांस्य पदक अपने नाम किया, वह किस राज्य से संबंधित हैं? इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, महाराष्ट्र। महाराष्ट्र इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 80 में है, निजुत मोइना किस राज्य की योजना है? ठीक है, निजुत मोइना किस राज्य की योजना है? इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, असम। असम राज्य की योजना है कौन? तो निजुत मोइना किस राज्य की योजना है? तो असम राज्य की योजना है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 81 में है, हाल ही में प्रधानमंत्री मोदी द्वारा बधावन बंदरगाह परियोजना की आधारशिला रखी गई, इस परियोजना की अवस्थिति किस राज्य में है? इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, महाराष्ट्र। महाराष्ट्र इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर
82 में है छिपरी द्वारा हाल ही में दुनिया भर में परमाणु हथियारों की स्थिति को लेकर के एक रिपोर्ट जारी की गई। इस रिपोर्ट में कुल कितने देशों को परमाणु संपन्न बतलाया गया है? तो 9 देशों को परमाणु संपन्न देश बतलाया गया है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 83 में है प्रधानमंत्री जनजातीय उत्तम ग्राम अभियान के संदर्भ में कौन सा कथन सत्य है? इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी 1 और 2 इसका राइट आंसर हो जाएगा। तो 1 में क्या है, इस योजना से आदिवासी समुदाय के 5 करोड़ लोगों को फायदा होगा, ये भी सही है। इसमें 63,000 आदिवासी गाँवों को शामिल करने का लक्ष्य रखा गया है, तो ये भी सही है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी 1 और 2। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 84 जो मैथ का क्वेश्चन है, तो इसका मैं डायरेक्ट आंसर बता देता हूँ, आप लोग इसको सोल्व कीजिएगा। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी 4। इसका राइट आंसर हो जाएगा क्या? तो 4 इसका राइट आंसर हो जाएगा। इसमें दिया हुआ है, इसका हो जाएगा ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। तो इसका लिख लीजिएगा ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी, जिससे बन जाएगा। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 85 जो रीजनिंग का क्वेश्चन है, इसमें बताया गया है कि निम्नलिखित आकृति में से त्रिभुजों की संख्या कितनी है? तो त्रिभुज की संख्या कितनी है? तो पहले छोटा छोटा त्रिभुज को काउंट कर लीजिए। इसमें 3 त्रिभुज है, ठीक है, इसमें 3 त्रिभुज है, इसमें भी 3 त्रिभुज है। तो कितना हो गया टोटल? 6 त्रिभुज होगा। जैसे 1 2 1 ये बड़ा 3 और इसमें 3, तो 3 3 6, ठीक है। 6 7 8 9 10 11 और फिर इसके बाद एक 12 है, ये वाला, ये 12 है, ठीक है, और एक सबसे बड़ा 13। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी 13। इसमें त्रिभुजों की संख्या कितनी है? तो 13। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 86 में है यदि वृत्त ए और वृत्त बी की त्रिज्याएं इतना दी हुई है तो अनुपात में है, तो ए और बी के क्षेत्रफलों का अनुपात क्या होगा? तो वृत्त के क्षेत्रफल और आप लोग जानते ही हैं कि पाई आर स्क्वायर, सॉरी 2 पाई आर स्क्वायर होता है, और अनुपात में दिया हुआ तो 2 वृत्त हो जाएगा। ये वृत्त का हो जाएगा 2 पाई आर स्क्वायर, और नीचे भी हो जाएगा 2 पाई आर, सॉरी पाई आर स्क्वायर। थोड़ा सा मैं कंफ्यूजन हो रहा हूँ, इसमें पाई आर स्क्वायर ही होता है, वृत्त का क्षेत्रफल होता है पाई आर स्क्वायर, ठीक है, और नीचे भी हो जाएगा पाई आर स्क्वायर। उसमें से दोनों का अनुपात करके काट दीजिएगा तो आंसर आ जाएगा ऑप्शन सी 2.25 अनुपात 1 आ जाएगा। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 87 में है एक कार 3 व्यापारियों द्वारा बेची जाती है जिस पर उन्हें प्रत्येक 4% हानि होती है। यदि इसे 13,824 की एक खरीद में तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी 15,625 रुपया। तो आप लोग ये सॉल्यूशन करके देखिएगा, इसका राइट आंसर 15,625 रुपया आता है कि नहीं। अगर आप सही सॉल्यूशन कीजिएगा तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 15,625 रुपया। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 88 में भी रीजनिंग का क्वेश्चन है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी बी और डी, इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 89 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 90 में है एक मनुष्य उत्तर पश्चिम की ओर, ये भी रीजनिंग का क्वेश्चन है, तो आप लोग इसको देख लीजिएगा। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी उत्तर। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 91 में है प्रथम ओलंपिक खेल कहाँ हुआ था? इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए यूनान में हुआ था। यूनान इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 92 में है सुब्रतो कप निम्नलिखित में से किस खेल से संबंधित है? इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए फुटबॉल से संबंधित है सुब्रतो कप। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 93 में है जर्मनी की आधिकारिक मुद्रा क्या है? ठीक है, जर्मनी की आधिकारिक मुद्रा क्या है? इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी यूरो है जो जर्मनी की आधिकारिक मुद्रा है। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 94 में है 94 में है वाटरमैन ऑफ इंडिया निम्नलिखित में से किन्हें कहा जाता है? इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी राजेंद्र सिंह को वाटरमैन ऑफ इंडिया के नाम से जाना जाता था। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 95 में है अशोक चक्र पुरस्कार की शुरुआत किस वर्ष की गई थी? ठीक है, अशोक चक्र पुरस्कार की शुरुआत किस वर्ष की गई थी? इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी 1952 ईस्वी में। 1952 में अशोक चक्र के पुरस्कार की शुरुआत की गई थी। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। अशोक चक्र पुरस्कार उन व्यक्तियों या फिर किन्हीं को दिया जाता है जो आदम साहस तथा आदम पराक्रम जो दिखलाते हैं, उनको अशोक चक्र पुरस्कार से सम्मानित किया जाता है।
नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 96 में है फाइंड द रॉन्गली स्पेल्ट वर्ड। इसमें रॉन्गली स्पेल्ट वर्ड कौन सा है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 97 में है तू डाल डाल मैं पात पात का अर्थ क्या है? मुहावरे हैं। तो मुहावरे का अर्थ हो जाएंगे तू डाल डाल मैं पात पात का अर्थ होता है चालाकी का जवाब चालाकी से देना। चालाकी का जवाब चालाकी से देना, इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 98 में है स्व स्वसाची। स्वसाची किसका पर्यायवाची शब्द है? इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी अर्जुन का। अर्जुन का पर्यायवाची शब्द है स्वसाची, इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। महर्षि का संधि विच्छेद क्या होता है? महर्षि का संधि विग्रह क्या होता है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी महापलस ऋषि। महापलस ऋषि इसका राइट आंसर हो जाएगा। तो हम लोग आ गए हैं एडिटोरियल बिहार दरोगा प्रैक्टिस सेट तीसरा का आखिरी क्वेश्चन की ओर, और आखिरी क्वेश्चन 100 नंबर है। तो आपको करवाने से पहले आप सबसे एक छोटा सा रिक्वेस्ट है कि आप अगर हमारे चैनल पे अभी तक नए हैं तो प्लीज प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, और सेशन अच्छा लगा हो तो एक ग्रुप में और शेयर कीजिए ताकि और लोगों तक प्रैक्टिस सेट का डिस्कशन पहुंचता रहे। तो चलते हैं आखिरी क्वेश्चन की ओर। आखिरी क्वेश्चन है इंग्लिश का। फ्रॉम द फ्लोइंग prefixes given below by adding this one in ability a new word can be formed, यानी कि इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन है इन इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, इसका राइट आंसर हो जाएगा। तो आज का सेशन यहीं समाप्त होता है। फिर मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए थैंक यू, बाय बाय, टेक केयर।